अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हमारी गुफ्तगू अगरचे रंजीत सिंह की कायम की हुई अजीम शान खालसा सल्तनत के उस मंतकी इख्तिताम और अंजाम कार पर है, लेकिन हम उसे पाकिस्तान के गुज़श्ता 73 साल की तारीख में सियासत में गैर जमहूरी क़ुव्वतों का तसलसल से जमहूरी क़ुव्वतों में मुदाखलत के तनाजुर में जायज़ा ले सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क बड़ी तेज़ी से अनारकी की तरफ गामज़न है। दोस्तों, रंजीत सिंह ने अपनी जहानत, बुर्दबारी और दीगर सफ़ात की वजह से पंजाब को बरे-सग़ीर में एक नाकाबिल तस्ख़ीर रियासत का वजूद बख्श दिया, जिसने बरतानवी साम्राज्य एजेंडा के सामने एक बंद बांध दिया। गुफ्तगू को अपने आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बेहतर वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, रंजीत सिंह ने अपनी सल्तनत को डेरा गाजी खान सिंध से काबुल तक वसअत दी और अमन व अमान की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। उसने 1799 से 1839 तक अपनी हुकूमत बड़ी उम्दगी से कायम किए रखी। उसने अपनी सलाहियतों और खूबियों से टुकड़ियों में तकसीम शुदा दर्जनों रियासतों को अपनी सल्तनत में ज़म किया। याद रहे, अगरचे वो इंतज़ामी अमूर के अंजाम दही के लिए खालसा फ़ौज को इस्तेमाल करता था, हत्ता के दूर अफ्ताद इलाकों से मालिया और टैक्सेस के इकट्ठा करने का फरीज़ा भी फ़ौज के ज़िम्मे था, जिसकी वजह से रंजीत सिंह ने महसूस किया कि फ़ौज को अपनी अहमियत का एहसास होने लगा है और फ़ौज गैर महसूस अंदाज में दीगर मुल्की मामलात में, रियासती मामलात में अपने असरात मुरतब करने लगे थे, तो उस वक्त उसकी दूर रस निगाहों ने उनके आने वाले उन मंसूबों को और उनके अज़ाइम को भांप लिया था। लिहाजा जो रंजीत सिंह है, उनको नकेल डालने का फ़न बड़ा खूब आता था। वो इनकी चीरा दस्तियों को जैसे ही भांप लेता तो वो उन्हें फ़ौरन किसी न किसी अस्करी मुहिम जोई पर रवाना कर देता। उनके मज़मूम इरादों की तकमील हो ही ना पाते और कहीं मैदान कारज़ार की धूल का शिकार हो जाती। लेकिन रंजीत सिंह की मौत के बाद वो सल्तनत जो माशी, समाजी, सियासी बुनियादों पर हिंदुस्तान की एक ताकतवर तरीन रियासत थी, रेत का घरौंदा साबित हुई। रंजीत सिंह की मौत के बाद उसका बेटा खड़क सिंह को तख्त पर बिठाया गया, लेकिन रंजीत सिंह की मौत के बाद हर आने वाले जानशीं चूंकि कुव्वत फैसला, गौर व फिक्र और मनसूबा बंदी की सलाहियत से आरी थे, इसलिए सल्तनत बिखरती चली गई और सिर्फ तारीख के कुछ सफ़ात पर ही ये महफूज रह सकी। रंजीत सिंह ने अपनी सल्तनत के ताकतवर हल्के को खूब पहचान लिया था। वो फौज के चंद जनरल्स थे जो एक सियासी ग्रुप की सी हैसियत इख्तियार किए हुए थे, लेकिन रंजीत सिंह के सामने बेबस रहे। बाद उसकी मौत के बाद फौज ने अमूर सल्तनत में बराह रास्त मुदाखलत करना शुरू कर दी। खड़क सिंह ने जब उनके मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो उसी फौज के जनरल्स ने अवाम में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि खड़क सिंह ने पसे पर्दा अपने ताल्लुकात अंग्रेजों से कायम कर रखे हैं और वो पंजाब का सौदा अंग्रेजों से करने जा रहा है, और मुसलसल जहर आलूद प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम में उसके खिलाफ ऐसी नफरत पैदा कर दी कि जब फौज ने उसे माजूल किया तो कोई रद्द अमल सामने ना आया। फौज के जनरल्स ने उसके बेटे नौनिहाल सिंह को तख्त पर बिठाया और यूं पंजाब की खालसा हुकूमत पर फैसला कुन कुव्वत ताकत फौज ने हासिल कर ली और मुनसफी का कलमदान भी संभाल लिया कि किस किस को हुब्बुल वतनी का सनत अता करनी है। जिस तरह हम 23 मार्च को, हमारे 14 अगस्त को किसी की रिकमेंडेशंस पर हम लोग वो सर्टिफिकेट और संसाद अता करते हैं, और फिर ये भी कि किसको गद्दार करार देना है। नौनिहाल सिंह की मौत के बाद फौज ने के दूसरे धड़े ने खड़क सिंह की बेवा चांद कौर को तख्त पर बिठाया। अभी चांद कौर को हुकूमत की बागडोर संभाले 2 माह ही हुए थे
کہ رنجیت سنگھ کے دوسرے بیٹے شیر سنگھ نے اپنے ایک وزیر دھیان سنگھ کے ذریعے فوج میں اثر رسوخ پیدا کیا۔ ان دنوں خالصہ فوج کا جی ایچ کیو آج کے جو انجینئرنگ یونیورسٹی مغل پورہ کے عقب میں تھا، جہاں بدھو کا آوا اینٹوں کی بھٹی تھی۔ یہ جتنے بھی آپ کی شاہجہاں کے دور کی جتنے بھی عمارتیں یہاں تعمیر ہوئی ہیں، ان کی جو اینٹیں ہیں وہ پکی ہیں، وہ بھٹی بدھو کی تھی، جس کے آثار ہمیں اب بھی نظر آتے ہیں۔ شیر سنگھ نے جی ایچ کیو پہنچ کر فوج کے جنرل سے اقتدار کے حصول کے لیے سودے بازی کی، جسے خالصہ فوج کے جنرلز نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ایک معاہدہ طے کیا اور اسے اقتدار منتقل کرانے کے لیے لاہور کے شاہی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چاند کور نے مزاحمت کا راستہ اپنایا، شہر کے اندر محصور ہو کر مقابلے کی ٹھان لی، لیکن شیر سنگھ نے لالچ اور دیگر ترغیبات کے ذریعے لاہور شہر کے دروازے کھلوا لیے، کیونکہ لاہور کی عوام نے وہ مناظر دیکھے، بلکہ چشم فلک نے بھی وہ مناظر دیکھے کہ کسی کی گھر کی عزتیں، ناموس شیر سنگھ کے ساتھ دینے والی فوج کے ہاتھوں کس طرح پامال ہوئی۔ وہ عوام کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی کہ اللہ امان۔ خالصہ فوج کی شاہی قلعے پر 5 روز تک گولہ باری نے قلعے کے اندر ڈوگرا فوج کے حوصلے پست کر دیے، اور آخر چاند کور نے ایک جاگیر کی عوض شیر سنگھ کے حق میں تخت سے دستبردار ہونا پسند کیا، اور یوں شیر سنگھ مہاراجہ بن گیا۔ فقط 3 سالوں میں شیر سنگھ فوجی جنرلز کے مطالبات تسلیم کرنے سے زچ ہو گیا۔ آخر کار جب ملکی خزانہ خالی ہو گیا تو اس نے فوج کو مکمل لوٹ مار کی باقاعدہ اجازت دے دی، جس سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا۔ جب شیر سنگھ فوجی جنرلز کے مزید مطالبات کرنے سے عاجز ہوا تو ایک دن اسے بھی غدار قرار دے کر گولی مار دی گئی، کیونکہ شیر سنگھ کو اقتدار فوج کی وجہ سے ہی حاصل ہوا تھا، اس لیے تمام ریاستی امور فوج کے جنرلز طے کرتے تھے اور سول حکومت کی حیثیت فقط ربڑ سٹیمپ کی تھی۔ بے لگام فوج نے اپنے محکمے کے نظم و ضبط کو بری طرح تاراج کیا۔ انہوں نے اپنے ہی افسران کو سخت سزائیں دیں، جن سے کبھی ماضی میں ذاتی پرخاش تھی۔ فوج نے جہاں عمرہ سلطنت کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، وہیں ان افسران یا مالیات کے محکمے کے اہلکاران کو راستوں میں روک کر سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا، اور ان پر قصور یہ ہوتا تھا کبھی انہوں نے کسی وجہ سے ان کی تنخواہوں کو روکا تھا یا باز پرس کی تھی۔ بہت سے افسران کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ خالصہ فوج کے جنرلز نے اپنے یورپی کوچز کو بھی نہ بخشا، ان کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا جنہوں نے دوران تربیت ان پر سختی کی تھی۔ اسی طرح ایک خالصہ فوج کا ایک یورپین کوچ جنرل کوٹ اس کا نام تھا، ان کے نرغے میں آ گیا۔ تو جیسے ان کے نرغے میں آیا تو ان کی نیتیں بھانپ کر ایسی راہ فرار اختیار کی کہ دوبارہ اس نے زندگی میں پنجاب میں آنا گوارا نہ کیا۔ فوج کے سیاست میں ملوث ہوتے ہی گروہ بندی، بدنظمی، بدعنوانی پیدا ہوئی کہ رنجیت سنگھ کی مضبوط سلطنت ریت کا گھروندا ثابت ہوئی اور پھر بکھرتی چلی گئی۔ فوج نے شیر سنگھ سے مایوس ہو کر جب قتل کیا تو اس کے نابالغ بیٹے کو اقتدار منتقل کیا گیا، جسے بعد میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اب عوام کو فوج کی حیثیت کی سمجھ آ گئی تھی کہ طاقت کا اصل سرچشمہ فوج ہے۔ فوج کو رشوت، مال و متال کے ذریعے، لالچ کے ذریعے رام کیا جا سکتا ہے۔ ہیرا سنگھ کو جب شیر سنگھ اور اس کے نابالغ بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ سیدھا بدھو کے آوے مغل پورہ یعنی وہ اس خالصہ فوج کے جی ایچ کیو پہنچا اور فوج کے جنرلز کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور فوج کی تنخواہوں اور دیگر مراعات بڑھانے کا عندیہ دیا، اور کبھی کبھار مزید ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے حسب ذائقہ عوام کو براہ راست کی لوٹ مار کرنے کی خصوصی اجازت دینے کا بھی حق تسلیم کر لیا۔ اس پر فوج کے پنجو یعنی کور کمیٹی نے 40,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور شاہی قلعے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ہیرا سنگھ کے مشورے پر رنجیت سنگھ کے سب سے چھوٹے بیٹے 3 سالہ دلیپ سنگھ کو تخت پر بٹھا کر خود وزیر خاص بن کر شریک اقتدار ہوا۔ اب وزیر کے لیے بلا چوں چراں کیے فوج کا ہر مطالبہ
तस्लीम करना जरूरी था कि किसी भी दरबारी या अफसर की मजाल ना थी कि फौज की मंशा के खिलाफ काम करे। इस बार फौज ने एहतसाब के फराइज भी खुद संभाल लिए, जिस तरह आजकल आपकी नैब है। इसलिए वो किसी को भी अंग्रेज का एजेंट करार देकर गद्दार करार देते थे या फिर उसको करप्ट कहकर उसको उस मातूब की गर्दन तलवार से काट देना मामूल की बात बन गई थी। इस तरह फौज को ताकत का असल मंबा समझ लिया गया था। उन्हें जिस चीज की हरस होती उसे हर हालत में हासिल कर लेते। जब दरबार में एक दूसरा धड़ा जौहर सिंह, जो दलीप का मामू था, की क़ियादत में इकट्ठा हुआ तो फौज के पसंदीदा हीरा सिंह ने GHQ पहुंचकर फौज से मदद तलब की। तो उसने मदद तलब करते हुए फौज को मजीद मराहत और जो सिपाही होते थे उनकी तनख्वाहों में ₹2.5 माहाना इजाफा और दीगर शराइत को बगैर हिलो हिज्जत तस्लीम कर लिया। इस पर फौज ने एक बार फिर हस्ब रवायत जौहर सिंह और सुजीत सिंह को गद्दार करार देते हुए गिरफ्तार किया और फिर जेल भेज दिया। इसी दौरान रंजीत सिंह के दूसरे बेटों पेशावर सिंह और कश्मीरा सिंह ने ऐलान बगावत कर दिया, जिससे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। खालसा फौज ने हीरा सिंह से फौजी अखराजात के लिए मजीद फंड्स मांगे, लेकिन मुल्क की हालत नाकुफ्ता बेद थी। इस कदर अंधोनाक थी कि हीरा सिंह पसोपेश से काम लेने लगा, जिसे फौज ने सख्त नापसंद किया। तो क्यों ना नापसंद करते, क्योंकि वो तो उन्हीं का लाया हुआ वजीर था। इस तरह हीरा सिंह फौज के बदलते तयूर भांप चुका था, इसलिए लाहौर से चुपके से राह फरार इख्तियार की, लेकिन बदकिस्मती से उसे रास्ते में आन लिया और फौज की वो हिरासत में आ गया। लेकिन गजबनाक फौजी जनरल्स ने उसकी खता को माफ करने को तैयार वो न थे और उसको बड़ी बेदर्दी से रास्ते में ही कत्ल कर दिया और बाद में प्रोपेगेंडा किया हीरा सिंह गद्दार है, गद्दार था जिसके मरासम अंग्रेजों के दरपर्दा थे, इसलिए कौम और मुल्क के वसी तर मफाद में उसे कत्ल कर दिया गया है। अब खालसा फौज ने महाराजा दलीप सिंह के मामू जौहर सिंह को इख्तिदार यानी वजारत मुंतकिल की, लेकिन वो बेचारा जल्द ही फौज के आए दिन के मुतालबात से जिच हो गया। उसने फौज के अखराजात को पूरा करने के लिए पहले महल के तलाई बर्तन, फिर बैगमात जितनी थी उनके जेवरात को पिघलाकर अशरफियों में डालकर फौज के जनरल्स को दिया। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता, ये सिलसिला खत्म हो गया तो फिर जौहर सिंह के पास देने को कुछ ना बचा। इस तरह 9 माह के बाद ही जब वो देने से इनकार हुआ क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, तो उसे फिर GHQ तलब कर लिया गया। तो वो बेचारा लरसती टांगों, कांपते हाथों, सहमता हुआ अपनी बहन महारानी जिंदा को एक हाथी पर और भांजे अपने महाराजा दलीप को अपने गोद में बिठाए दूसरे हाथी पर वहां पहुंचा। वो शाही खानदान को इसलिए लेकर गया कि जनरल्स उसको देकर उससे बाज़पुरस नहीं करेंगे या वो उसको माफ़ कर देंगे कि लेकिन वो उनका दिल पसीज जाएगा। उसने बड़ा हाथ बांधकर गिड़गड़ाते हुए फौज के जनरल से माफ़ी का खासगार हुआ। महारानी जिंदा ने भी जब ये सूरत हाल देखी तो वो भी आगे बढ़कर उसने माफ़ी की दरख्वास्त की, लेकिन जनरल्स जिनके सरों पर खून सवार था रहम ना आया। उसको दर्दनाक अंदाज में भांजे दलीप और बहन के सामने ज़िबा कर दिया। ये वो दौर था, शुरू हो गया कि कोई भी जौहर सिंह का अंजाम देखकर अब हुकूमत संभालने को तैयार न था। हत्ता के कश्मीर वाले मशहूर गुलाब सिंह, ये गुलाब सिंह वो जिसने कश्मीर का सौदा अंग्रेजों से 50 लाख रुपए के एवज किया था, उसको भी हुकूमत की ऑफर हुई, सल्तनत की ऑफर हुई, तो उसने हाथ बांध कर माजरत कर ली। बाद अज़ां कुर्रअंदाजी की गई। कुर्रअंदाजी में तेग सिंह के नाम निकल आया। उसने भी खौफ से माफ़ी मांग ली, ताहम उसको लालच मनत समाजत करके लाल सिंह को राजी कर लिया गया। लेकिन उसके सामने भी मसला शोरीदा सिर्फ फौज से निपटने का था। उनके ना खत्म होने वाले मुतालबात ने एक तरफ अवाम का भरकस निकाल दिया था तो दूसरी तरफ अदम तकमील का यकीनी नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए सरकारी सतह पर हर शख्स खौफजदा था। जब रानी जिंदा उनके बढ़ते हुए मुतालबात से आजिज सी हो गई तो फौज ने दलीप सिंह की बजाय शेर सिंह के दूसरे बेटे को महाराजा बनाने की मनसूबाबंदी की।
इन जनरल्स की हवस ने पंजाब की एक के बाद दूसरी हुकूमतों को निगलना शुरू कर दिया था। तो रानी जिंदा के पास अपने बेटे की जिंदगी और अपनी जिंदगी महफूज करने का फकत एक रास्ता बचा कि रानी जिंदा ने एक बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए उसने अंग्रेज़ों को राज़ी किया कि वो अब पंजाब पे हमला करे। फिर ऐसा ही हुआ और दूसरी एंग्लो सिख वार 1848 में हुई, जहां सिखों को बदतरीन शिकस्त हुई। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पंजाब का इलाहा कर दिया। इससे जहां इस लड़ाई के नतीजे में रानी जिंदा का इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हुआ, वहां पंजाब की खुद मुख्तार रियासत जिसकी बुनियाद रंजीत सिंह ने रखी थी का खात्मा हो गया। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए पाकिस्तान की 73 साला सियासी तारीख किस कदर साजिशों का से परगिंदा है। यकाबदेगरी हुकूमत को अपनी शराइत पर लाकर अपनी चाकरी करने पर जो लोग मजबूर करते रहे, हर हुकूमत को इक़्तिदार के संगठन पर चढ़वाने का फरीजा सरअंजाम देने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 लख्त होने के इल्जाम से किस तरह वो अपने आप को बरीजुल जुम्मा करार दे सकते हैं। जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करके तवील अरसे के लिए बार बार माशरा लगाना, शहरियों के तमाम तर आईनी हकूक को सलब कर लेने के इस जुर्म से अपने आप को इखलाकी और कानूनी तौर पर बरीउल जुम्मा करार नहीं दे सकते। और जो भी जमहूर पसंद कुव्वत जमातें या शख्सियात उनके मज़मूम इरादों की राह की में रुकावट पैदा करते हैं, उन्हें हिंदुस्तानी एजेंट या फिर करप्ट कहकर निशान इबरत बनाने की रवश किस कदर संग दलाना है। मुल्क के अबतर सियासी हालात के मोहलक असरात रियासती माशियत पड़ रहे हैं, जिससे अब खतरे की घंटी भी बज रही है। जिस तरह की रेशा दवानी की वजह से मायूसी इस कदर फैल चुकी है, अभी कुछ अरसा पहले जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान खाकान अब्बासी को यह कहना पड़ा कि अब एस्टेब्लिशमेंट को फौज वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए सियासी जमातों से अब कोई शायद बंदा ना मिलेगा, क्योंकि हर ज़ई शऊर इंसान अपने अंजाम से खौफज़दा है। खतर जमा रखें। बाकी इस वीडियो की तमाम कंटेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, इनके हवाले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, वो पढ़ देख लीजिएगा। आपसे दोबारा गुजारिश है कि आप चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस मिलती रहें। अपनी आरा से भी मुझे इजहार करते रहा करें ताकि मैं इसमें मज़ीद इस्लाह कर सकूं, और मुमकिन हो अच्छा लगे तो फिर शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।